Hello dear friends, how are you? This is lecture number 6 and in this lectures we are going to discuss about section number 8. Section number 8 deals about delivery of possession of property to owner etc. And in this lectures this is the final conclusions of a trial. जब एक कंप्लेंट का फाइनल प्रोसीडिंग्स होने के बाद अगर साबित हो जाता है, उसकी कंप्लेंट सही साबित हो जाती है और ठीक है, और ये साबित हो जाता है कि वाकई इसको इलीगली डिस्पोजेस्ड किया गया था, तो फिर उसको उसकी प्रॉपर्टी रिकवर कराने का प्रोसीजर कहता है। ये हमारे पास डिलीवरी कराने का, जो प्रॉपर्टी इससे जिस प्रॉपर्टी से इसको डिस्पोजेस किया था वही प्रॉपर्टी इसको डिलीवर करने की बात करता है। हमने सेक्शन 5 में डिस्कस किया था, सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में डिस्कस किया था कि जब फाइनल कंक्लूजन आएगी ट्रायल की और उस फाइनल कंक्लूजन ट्रायल में जब वो केस फॉल्स साबित होगा, ठीक है, तो फिर उसके अगेंस्ट भी उसको 5 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बात करता है जब फाइनल कंक्लूजन हो जाए। सब सेक्शन 1 बात करते हैं। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 किसके बारे में डील करता है? सबसेक्शन डील करता है ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ऑन conclusion of trial. It means final disposal. Conclusion of trial means final disposal. Final disposal या फिर final dispose of, जो कंप्लेन है उसकी फाइनल प्रोसीडिंग्स के बाद, if the court finds that an owner or occupier of the property was illegally dispossessed or property was grieved in contravention of section 3, ठीक है, जो सेक्शन 3 है इसका, जिसके तहत कंप्लेंट्स की गई है, उसमें ये कहा गया है कि उसे ज़बरदस्ती उसको डिस्पोजेस किया गया, उससे प्रॉपर्टी छीन ली गई है ज़बरदस्ती। ठीक है, तो फिर जब उसकी कंट्रावेंशन हुई थी, द कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, जब कोर्ट ने सबसेक्शन 2 के तहत ऑर्डर पास किया या फिर सबसेक्शन 3 के तहत ऑर्डर पास किया ऑफ दैट सेक्शन, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 के तहत अगर ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है, तो फिर ऑफ दैट सेक्शन डायरेक्ट अक्यूज्ड और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ऑनर और एज द केस मे बी the occupier if not already restored him under section 7। 7 सेक्शन हमारे पास क्या बात करता था कि हमारे पास अगर ये साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी इसको डिस्पोजेस किया गया है और ये प्रॉपर्टी इससे ज़बरदस्ती छीन ली गई है। फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, एक्स ने वाई के अगेंस्ट में कंप्लेंट की कि सर मुझे ये मेरे एग्रीकल्चर लैंड से मुझे डिस्पोजेस किया गया जिसमें मेरी फसल उगाई हुई है, ठीक है, और ये साबित हो जाता है, एक्स प्रूव कर जाता है कोर्ट में कि हाँ ये वाकई इसकी प्रॉपर्टी है और ये लॉफुली ऑनर था, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसको रिस्टोर करा दिया जाए सबसेक्शन 3, 2 और 3 के तहत। आ रही बात समझ में? और अगर ये ऑलरेडी रिकवर्ड नहीं है, रिस्टोर्ड नहीं है, किसके? सेक्शन नंबर 7 के तहत। सेक्शन नंबर 7 में हमने क्या बात की थी? इंटेरियम रिलीफ। अगर इंटेरियम रिलीफ में ये रिस्टोर्ड नहीं हुई है, तो इंटेरियम रिलीफ में रिस्टोर्ड नहीं हुई है तो अब उसको रिस्टोर करा दो। ये प्रॉपर्टी उन जो लॉफुल ऑनर है, लॉफुल पजेसर है, उसको डिलीवर कर दीजिए। अगर लॉफुल पजेसर या फिर लॉफुल ऑनर नहीं है तो जो भी लॉफुल ऑक्यूपायर था, फिर चाहे वो उस प्रॉपर्टी का राइटफुल ऑनर था या नहीं था, मगर ऑक्यूपायर था, पीसफुल ऑक्यूपायर था, अब वो प्रॉपर्टी उसकी हैंड ओवर कर दी जाए। सबसेक्शन 2 बात करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, फाइनल डिस्पोजिशन। सबसेक्शन 1 में क्या बात की? जब कंक्लूजन ट्रायल मुकम्मल हो जाए, केस डिस्पोज होगा, तो फिर प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी? रिस्टोर्ड कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दी जाएगी किसको? ऑनर, ठीक है, लॉफुल ऑनर या फिर ऑक्यूपायर,
लॉफुल ऑनर और ऑक्यूपायर में मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया है। ऑनर वो जो राइटफुली और कानूनी तौर पर जिनके पास टाइटल भी है, वो ऑक्यूपायर भी है और ऑनर भी है। और ऑक्यूपायर वो जिसके पास टाइटल नहीं है मगर उसके पास पोजीशन थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सबसेक्शन 2 बात करते हैं, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात करता है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट में वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, जब भी कोर्ट इस बात की ज़रूरत महसूस करे, डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन फॉर सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द ऑनर एज केस मे बी द ऑक्यूपायर। जब कोर्ट ये ज़रूरत महसूस करे तो फिर पुलिस की असिस्टेंस कोर्ट खुद रिक्वायर कर सकती है। वहाँ पर कोर्ट सबसेक्शन 7 में सबसेक्शन 7 और उसका सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में जो अथोराइज्ड ऑफिसर था, जो ऑफिशियल था, वो असिस्टेंट रिक्वायर कर रहा था, असिस्टेंस मांग रहा था। यहाँ पर कोर्ट खुद असिस्टेंस ले रही है, किससे? पुलिस से। ठीक है, वो प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए। प्रॉपर्टी किसको रिस्टोर कर दी जाए? जो ऑनर है लॉफुल वो, या फिर जो भी लॉफुल ऑक्यूपायर है उनको। यहाँ तक बात क्लियर है। ये बात हमारे पास सेक्शन नंबर 8 बात करता है प्रॉपर्टी उसको रिकवर कर दी जाए, रिस्टोर कर दी जाए, जिसके फेवर में क्या कर दिया जाए? फाइनल डिस्पोजल आ जाए। ठीक है, फाइनल डिस्पोजल मीन्स कंप्लेनेंट के फेवर में आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये प्रॉपर्टी उसको दी जाएगी। ठीक है, मीन्स सेक्शन 7 हमारे पास 5 में सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में बात कर रहा था, जब ये साबित हो जाए कि कंप्लेंट झूठी है तो फिर वो उसके 5 लाख का जुर्माना उसको भरना है। जब वो हमारे पास सेक्शन 8 के अंदर बात कर रहे हैं कि जब ये ट्रायल साबित हो जाए और केस का फाइनल डिसीजन आ जाए, जजमेंट आ जाए, और ये साबित हो जाए कि ये जो कंप्लेंट है ये हमारे पास जेन्युइन कंप्लेंट है और इसको वाकई इलीगली डिस्पोजेड और इससे प्रॉपर्टी ग्रेब्ड की गई थी, मीन्स इससे प्रॉपर्टी छीन ली गई थी, अब इनको दोबारा रिस्टोर करवा दिया जाए। ठीक है, वो सेक्शन 8 बात कर रहा था। अभी इसमें एक डिफेक्ट था हमारे पास, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर एक कानूनी डिफेक्ट था। डिफेक्ट ये था कि इसके अंदर अपील की प्रोविजंस नहीं मौजूद थी। क्या मौजूद नहीं था? हमारे पास अपील का प्रोविजंस मौजूद नहीं था। हर एक्ट में अपील का प्रोविजंस है मगर इसमें मौजूद नहीं था। मगर इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास इलीगल डिस्पोजिशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? इलीगल डिस्पोजिशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 है। ठीक है, और उसकी डेट हमारे पास है 3/7/2017 को अमेंडमेंट कर दिया गया और एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन नंबर 8A। 8A क्या बात करता है? आइए अब 8A को हम देख लेते हैं। सेक्शन 8A अपील। सेक्शन 8A बात करता है अपील की। ठीक है, पहले अपील नहीं थी, ये अपील लाई गई 2017 में। ठीक है, इलीगल डिस्पोजिशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 का जो अमेंडमेंट एक्ट था इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का, उसके अंदर इसको क्या कर दिया गया? इससे हमारे पास स्टैट्यूट है इलीगल डिस्पोजिशन का, इसके अंदर अपील को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं अपील क्या कहती है। एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3, अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है, ठीक है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 या फिर सबसेक्शन 3 के तहत, ठीक है, सबसेक्शन 2 या फिर सबसेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 या फिर सबसेक्शन 3 के तहत अगर कोई ऑर्डर पास होता है, या फिर सेक्शन 8 के तहत, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के तहत अगर कोई ऑर्डर पास होता है, ठीक है, ऑर्डर पास्ड, ठीक है, तो फिर क्या होगा? हमारे पास अपील कर दी जाएगी विदिन 30 डेज। आपने 30 दिन के अंदर, विदिन
विदिन 30 डेज आपने अपील फाइल करनी है। जाहिर सी बात है, ये हमारे पास ट्रायल कौन सा है, ये ट्रायल है सेशन ट्रायल। अब सेशन ट्रायल का अपील कहाँ होगा, सेशन ट्रायल की अपील होगी हाई कोर्ट पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मीन्स ये जो आर्डर पास होगा इसके अंदर अगर कोई एग्रीड पार्टी है और उसको अपील करनी है तो फिर वो 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील अपनी फाइल कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन नंबर 9 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 9 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 9 बात करता है, सेक्शन नंबर 9 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन मीन्स इन्फोर्समेंट, ठीक है, या फिर एप्लीकेबल। ठीक, कि कोड कौन सा है, कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मैंने आपको बताया है कि कोड क्या है, कोड मीन्स CRPC। आपने पहले पढ़ा है, सब सेक्शन हमारे पास 2 है, उसकी डेफिनेशन में आपने देखा है। डेफिनेशन कहाँ पर बताएगी कोड की, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 नहीं B, सब सेक्शन B में बताया गया है कि कोड क्या है, कोड मीन्स CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सब सेक्शन 9, सेक्शन 9 कह रहा है कोड एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट, इट मीन्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर कहीं कुछ और बताया गया है, ठीक है, तो फिर उसको छोड़कर द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 शैल अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होगी, मीन्स CRPC के तहत कंडक्ट कर दी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे फिर से इसकी अथॉरिटीज़ और डिटेल्स में सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। सेक्शन 9 समझ में आ गई बात आपको। सेक्शन 9 का बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ कोड, मीन्स हमारे पास कौन सा कोड जो हमारे पास है, इसकी जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएगी, जो इसका प्रोसीजर कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पीपीसी के अंदर कोई सज़ा बताई गई है तो फिर कोर्ट के अंदर उस सज़ा को इन्फोर्समेंट करने के लिए या फिर उस सज़ा को कोर्ट में उसमें हमारे पास जो भी पनिशमेंट है वो पनिशमेंट अक्यूज को देने के लिए कौन सा कोड अप्लाई होता है, CRPC अप्लाई होता है। ठीक है, अगर CRPC यहाँ पर PPC पर CRPC अप्लाई होता है तो फिर इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट पर कौन सा अप्लाई होगा, इलीगल डिस्पोजिशन पर भी अप्लाई होगा CRPC, मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम सेक्शन वाइज फिर से डिस्कस करेंगे। जो मेन बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो मेन अथॉरिटीज़ हैं अब आइंदा जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम अथॉरिटीज़ पर बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर होंगे। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने सेक्शन नंबर 1 to 9 डिस्कस कर लिया, मीन्स हमारा बेर एक्ट आज मुकम्मल हो गया। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो कहीं भी किसी भी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 से है लेक्चर नंबर 6 तक, अगर किसी भी किस्म का कोई भी आपका कोई सवाल है या फिर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो फिर आप फ्रैंकली मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।